नमस्कार, मैं हूं अजय और 7 बज चुके हैं, यानी यूपी की हर एक दमदार खबर। और क्या कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है? बड़ी खबर लखनऊ से है। कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर के लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में ये हाई लेवल मीटिंग होगी। दिवाली पर जिस तरह से बाजारों में भीड़ बढ़ी, मौसम बदला है, आशंका जताई जा रही है। पहले से आशंका जता रहे थे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स कि सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर आ सकती है। तो क्या वो सच साबित हो रहा है? आपको बताएं कि यूरोप में, अमेरिका में दूसरी लहर आ चुकी है। कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन किया जा चुका है। तो क्या अब यूपी में भी वो हालत पैदा होगी? यूपी में अभी तक बाकी राज्यों से हालत हालांकि काफी बेहतर है। और अगर सेकेंड वेव आई तो क्या रणनीति होगी? राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए लखनऊ से। राजीव, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या एक्सपर्ट्स असेस कर रहे हैं? सीएम खुद बैठक करने वाले हैं? देखिए अजय, जिस तरह से पूरे देश और खासकर दिल्ली में कोरोना की सेकेंड वेव आने की बात कही जा रही है, उससे के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा शहरों में भी संक्रमण बढ़ा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद कोविड-19 को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री खुद अब तक की जो कोरोना की स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। अगर आज की ही बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना से उत्तर प्रदेश में 19 लोगों की मौत हुई है और 1455 नए केस सामने आए हैं जी। तो ऐसे में जो सेकेंड वेव की बात कही जा रही है, जो दिल्ली बॉर्डर से जुड़े शहर हैं, खासकर एनसीआर के, उनमें कोरोना की क्या स्थिति है, इन चीजों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और उसको देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। बने रहिए राजीव। आप, ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी ने जो रणनीति अपनाई उसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर रहा है। लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। लखनऊ के पूर्व चिकित्सा अधिकारी और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मामलों पर नजर रखने वाले डॉक्टर एसएनएस यादव का कहना है कि यूरोप और अमेरिका में केस बढ़ रहे हैं, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में भी सेकेंड वेव आ सकती है। दिवाली में कैसे हुई है भीड़, ट्रेनों में, बसों में, सार्वजनिक स्थानों पर, शादी विवाह में भी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकना होगा। अदरवाइज कुछ स्टडी अमेरिका के थी, MIT के मैं पढ़ा था, जिसमें 2.87 लाख 2,87,000 पर डे तक जाड़े के अंत तक इंडिया में केस आ सकते हैं। कोविड-19 के सेकेंड वेव को लेकर लखनऊ में प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने PGI, KGMU, लोहिया हॉस्पिटल समेत बड़े मेडिकल सेंटर्स के चीफ के साथ मीटिंग की और कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। आने वाले त्योहारों के साथ ही साथ तथा अन्य जो मोबिलिटी बढ़ी है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी बढ़ा दी है और साथ ही साथ आज एक वृहद स्तर पे सारे कोविड अस्पताल जो लखनऊ में स्थित हैं, इनकी एक बैठक भी ली गई है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स, सबकी बैठक ली गई। त्योहारों की वजह से मेले और बाजारों में जबरदस्त भीड़ हुई। इसकी वजह से डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हुआ। दूसरी लहर की एक वजह ये भी है, दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें केजरीवाल ने मांग की है कि भीड़ भाड़ वाली कुछ जगहों पर दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए। अगर दिल्ली में लॉकडाउन लगता है तो इसका असर नोएडा और गाजियाबाद में भी दिख सकता है। और पिछले दिनों त्योहारों की दृष्टि से, आने वाली छठ की दृष्टि से भी ये कुछ अपेक्षित था और जिन भी कारणों से ये बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अभी कोरोना गया नहीं है और वही हमें सारी प्रिकॉशंस के साथ रहना सीखना होगा। वही 2 गज की दूरी और वही मास्क जरूरी। मेरे साथ अमित सिंह नोएडा से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, तो क्या दिल्ली और नोएडा से खबर निकल कर आ रही है, क्या ये संभव है कि फिर से एक बार बॉर्डर को सील करने की नौबत आए? देखिए अजय, आपको बता दूं कि जो मेरी बात हुई है, जो गौतम बुद्ध नगर के नोडल ऑफिसर हैं कोरोना के, नरेंद्र भूषण, उनसे बात हुई है। उस संबंध में जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो अगर दिल्ली में लॉकडाउन होता है तो यूपी में उसका थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी लॉकडाउन करने की
अभी अधिकारियों की बात नहीं हुई है, ना ही कोई इस तरह की लेवल इस तरह की मीटिंग हुई है। लेकिन नरेंद्र भूषण का साफ तौर से कहना है कि अगर स्थिति बिगड़ती है या कुछ चीज़ होती है या ज़्यादा कोरोना फैलता है तो उसको लेके एक मंथन होगा, शासन स्तर पे जरूर डिस्क्राइब होगा, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ये बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन होता है तो यूपी में या यूपी के सटे हुए जो दिल्ली सटे हुए इलाके हैं, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद, यहाँ किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं होगा। अगर दिल्ली की तरफ से बॉर्डर सील होते हैं तो नोएडा की तरफ से किसी प्रकार का कोई बॉर्डर सील नहीं किया जाएगा। पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है कि कोई भी बॉर्डर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो सटा हुआ इलाका है दिल्ली का, वहाँ कोई भी बॉर्डर सील नहीं किया जाएगा। जैसे पहले ही बॉर्डर खुले हुए हैं, ऐसे खुले रहेंगे। तो अब देखना सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कितने केसेस आ रहे हैं और क्या फैसला लिया जा रहा है बढ़ते मामलों को देखते हुए। धन्यवाद आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और लखनऊ से भी बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एटीएस ने सहारनपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी इकबाल और फारूक दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ने सहारनपुर में पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाया था। दोनों के फोन में विदेशी संदिग्धों के नंबर मिले हैं। एटीएस अब विदेशी लोगों से बातचीत का ब्यौरा तलाश रही है। एटीएस ने दोनों आरोपियों को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। ऋषभ, क्या जानकारी उभर कर आ रही है? एटीएस लगातार अपने रडार पे कुछ संदिग्धों को लेकर रखती है, जिनकी वीडियो अजय देखिए, अभी जो हमारी एटीएस में बात हुई उनका ये कहना है कि हमारे रडार पे लगातार ऐसे संदिग्ध रहते हैं जो विदेशों में बातचीत करते हैं। उनकी जो गतिविधियां होती हैं हम उनके ऊपर नज़र रखते हैं। अगर कुछ संदिग्ध होती है तो उनको अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जाती है। ऐसे ही ये दोनों युवक हैं, इकबाल और फारूक, दोनों बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। इनके ये बीते कुछ दिनों से रडार पे थे यूपी एटीएस के। यूपी एटीएस ने कुछ इनकी ऐसी कॉल इंटरसेप्ट की जो संदिग्ध की श्रेणी में आती हैं। जब इनको इनिशियली डिटेन किया गया, इनके मोबाइल के जो पड़ताल की गई, उसमें से एक बात ज़रूर साफ हो गई कि ये विदेशों में कुछ संदिग्ध लोगों के लगातार संपर्क में थे और सहारनपुर में ये अपना ठिकाना बना चुके थे। सहारनपुर के एड्रेसेस पे इनके पास पासपोर्ट था, इनके पास आधार कार्ड था। तो इनकी मंशा ऐसी थी कि ये यहाँ पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जितनी चीजें अब तक मिल चुकी हैं सुरक्षा एजेंसी को, एटीएस को, वो बता रहा है कि कहीं न कहीं इनके संबंध गलत लोगों से थे। कैसे, क्या, पड़ताल जारी है। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और चाइल्ड रेप एंड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने एक आरोपी को चित्रकूट से गिरफ्तार किया है। आरोपी जूनियर इंजीनियर है। इसके पास से 8 लाख रुपए, लैपटॉप और वेबकैम बरामद किया गया है। आरोपी बच्चों के साथ रेप और पॉर्न वीडियो बनाकर बेचने का काम करता था। देश और विदेश में भी अश्लील वीडियो बेचकर पैसे कमाता था। अंकित त्रिपाठी बांदा से हमारे संवाददाता जुड़ गए। अंकित, ये सनसनीखेज वारदात है कि इंजीनियर कब से कैसे अंजाम दे रहा था इसे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला चित्रकूट जनपद से सामने आया, जहां पर ये जूनियर इंजीनियर राजमोहन नाम का व्यक्ति वहां पर रहता था और मासूम बच्चों के साथ, लड़कों के साथ अश्लीलता करता था और वो उनके पोर्न वीडियो बनाता था। जिसके बाद लगातार ये चर्चा बढ़ती गई और कुछ लोगों ने शिकायत भी किया और इसकी जो आईडी हैक हुई, जिसके बाद सीबीआई एजेंसी को मालूम हुआ इस पूरे प्रकरण के मामले पर। तो उसके बाद इसको चित्रकूट जनपद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है, उसके पास जो साक्ष्य संकलन थे सब कुछ बरामद किया गया, पैसा और जो वीडियो फोन बना, सारी चीजें मिली हुई है। और उसके बाद आज इसको जो है यहाँ बांदा जिला कारागार में इसको भेजा गया है। तो साफ तौर पे बच्चों के साथ ये अत्याचार करके पैसे कमाता था दरिंदा, मगर अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और अब आपको दिखाते हैं सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र रावत के बद्रीनाथ धाम दौरे की 5 तस्वीरें। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्रवेश कर पूजा अर्चना की। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। बर्फबारी के चलते दोनों सीएम के कार्यक्रम को बदलना पड़ा था। बर्फबारी से पूरा रास्ता बर्फ से पटा हुआ था। सीएम योगी को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। लोगों ने योगी योगी के नारे भी लगाए। सीएम योगी ने पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास किया। पर्यटन विभाग की तरफ से जोशी मठ में बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का यहां शिलान्यास हुआ है।
सीएम योगी को बद्रीनाथ में देखकर वहां दर्शन करने आए श्रद्धालु काफी उत्साहित हो उठे। श्रद्धालुओं ने कहा कि हमने उन्हें अब तक सिर्फ टीवी पर ही देखा था, लेकिन आज उन्हें अपने सामने देखकर काफी अच्छा लगा और हमारी यात्रा और सुखद हो गई। श्रद्धालुओं ने योगी योगी के नारे भी लगाए। और योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन में है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा है। इसी के तहत अतीक के रिश्तेदार इमरान जेई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इमरान के अवैध 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया। लगभग 2 से 2.5 हजार वर्ग गज में बने इस 3 मंजिला मकान का नक्शा प्राधिकरण से पास ही नहीं कराया गया था। भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में अवैध मकान को ढहाया गया। प्रदेश के बड़े अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण खुलदाबाद थाना क्षेत्र के चकिया इलाके में कर रहा है। करीब 2,500 वर्ग गज में यहाँ पर अतीक के साढ़ू इमरान का मकान है, जिसको यहाँ पर जेसीबी और इसके साथ ही साथ रॉक ब्रोकर पोकलेन मशीनों के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। और ये कार्रवाई सुबह करीब 11 बजे यहाँ पर शुरू हुई है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनों के जरिए किस तरह से इस पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इमरान जई की अगर बात करें तो इमरान जई हिस्ट्री शीटर है और इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये फिलहाल पुलिस से भगोड़ा घोषित किया हुआ है, फरार चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद, विजय मिश्रा और इसके साथ ही साथ बच्चा पासी सहित तमाम बड़े माफियाओं अपराधियों के खिलाफ अब तक कई कार्रवाइयाँ हो गई हैं और ये 26वीं कार्रवाई इमरान जई के इस अवैध मकान के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ही साथ यहाँ पर पीडीए के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यूपी के बिकरू कांड मामले में प्रशासन और ज्यादा सख्ती बरतने की तैयारी में है। पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू करने के बाद 19 प्रशासनिक अफसरों यूपी को दहला देने वाले बिकरू कांड को लेकर यूपी सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। गैंगस्टर विकास दुबे के मददगार कई प्रशासनिक अफसरों पर सरकार कार्रवाई करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 20 प्रशासनिक अफसर और दर्जन भर राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान आईएएस अफसर समेत कई पीसीएस अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने कानपुर में तैनाती के दौरान विकास दुबे को मदद की थी। अधिकांश अफसरों पर असलहा लाइसेंस और जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप है। हर सरकारी विभाग में था विकास दुबे का दखल। चपरासी से लेकर अधिकारी तक विकास दुबे के एजेंडे पर काम कर रहे थे। संलिप्तता, समर्थन, लालच, लापरवाही, ये सब मिलेगा एसआईटी की जांच रिपोर्ट में। आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कुल 80 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसमें से 30 अफसरों को प्रशासनिक सुधार और 50 के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और इन कार्रवाइयों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि कितने बिकाऊ ऑफिसर ने मिलकर खड़ा किया विकास दुबे, कहां कहां तक पहुंचेगा योगी का हंटर। आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के मुकदमे की कल सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के लगभग 13.5 एकड़ के कैंपस पर दावा किया है। अयोध्या का मामला सुलझने के बाद अब मथुरा का मामला उलझता जा रहा है। मथुरा जिला जज की अदालत में अलग अलग याचिकाओं पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर याचिका में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान में 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग की गई है। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि परिसर से ईदगाह मस्जिद हटाने की भी मांग की गई है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन पैरवी कर रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने रामलला के मामले में हिंदू महासभा का पक्ष रखा था। जिस मस्जिद को लेकर विवाद है उसका कैंपस श्री कृष्ण जन्मभूमि से बिल्कुल लगा हुआ है। न्यूज़ 18 आपको वो जगह दिखा रहा है जहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह का विवाद है। ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि किस तरीके से
जो आपको सफ़ेद चबूतरा दिखाई दे रहा है, सफ़ेद मंदिर जो दिखाई दे रहा है, वो श्री कृष्ण जन्म स्थान है। और उसके ठीक ऊपर जो गुंबद, 3 गुंबद आपको सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, वो शाही ईदगाह है। और इसी बात को लेकर विवाद है। श्री कृष्ण विराजमान खुद ही पक्षकार हैं। इसके अलावा हिंदू महासभा ने भी मथुरा सेशन कोर्ट से मांग की है कि इस केस में पहली याचिका लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री और 5 लोगों ने दाखिल की थी, जिसमें श्री कृष्ण विराजमान की ओर से पूरे कैंपस पर दावा किया गया था। याचिका में 13.37 एकड़ के परिसर को श्री कृष्ण विराजमान को हैंडओवर करने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी कर चुका है। बुधवार को इस याचिका पर फिर सुनवाई है। मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ। बुलंदशहर में रेप पीड़िता की मौत, दिल्ली के अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। बुलंदशहर से रेप पीड़िता की दिल्ली में मौत हो गई है। रेप पीड़िता ने खुद फांसी लगाई थी, खुद लगाई थी आग। पीड़ित परिवार पर बनाया जा रहा था दबाव। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। प्रशांत हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी, कैसे ये पूरा मामला सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से एक युवती ने खुद को जिंदा जलाया था और जिंदा जलाने के पीछे कारण ये था कि पीड़िता को लगातार धमकी दी जा रही थी कि उसको जिंदा जला देंगे अगर उसने फैसला नहीं किया तो। हालांकि पीड़िता की अब मौत हो गई है और दिल्ली में उपचार के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। हालांकि डॉक्टरों ने काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचाने में सफल नहीं हो पाए और पीड़िता ने और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट में अखिलेश ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार न तो कोविड से लड़ पा रही है, न ही बदहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए निवेश ला पा रही है। प्रदेश के काम कारोबार पर बिजली के बिल की मार पड़ रही है। हमारे समय में बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की जो व्यवस्था थी उसे फिर लागू करना चाहिए। गोरखपुर नगर निगम ने आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राप्ती नदी के तट के साथ साथ शहर के पार्कों में भी पूजा पाठ की व्यवस्था कर प्रशासन कर रहा है। राजघाट को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। घाटों पर नगर निगम अब साफ सफाई में जुटा हुआ, साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था कर रहा है। 20 तारीख की शाम और 21 तारीख की सुबह गोरखपुर के घाटों पर पूजा पाठ किया जाएगा और इसके लिए गोरखपुर में 100 से अधिक पार्कों में व्यवस्था की गई है। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।